हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, जैव विकास। या इवोल्यूशन। व्हाट इज जैव विकास, व्हाट इज इवोल्यूशन? मतलब जीवों का विकास किस तरह से हुआ। हम लोग जानते हैं कि पहले प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म बना, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म होते रहे। ठीक है, पहले आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बने, फिर धीरे धीरे करके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने। तो ये जैव विकास किस तरह से हुआ? क्या जितने भी विकास हैं उनको हम जैव विकास कहेंगे? जितने भी डेवलपमेंट होते हैं तो हम उनको जैव विकास नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो जनरली आपका जो विकास होता है या डेवलपमेंट होता है, आपके एक ही पीढ़ी के अंदर होने वाले परिवर्तनों को हम विकास की संज्ञा दे सकते हैं, विकास कह सकते हैं। कि द चेंज विच अकर ड्यूरिंग अ वन जनरेशन फ्रॉम चाइल्ड टू एडल्ट, मतलब बच्चे के पैदा होने से लेके वयस्क होने तक होने वाले सभी परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। लेकिन यही परिवर्तन जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होने लगते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं? वंशानुगत का मतलब ऐसे कैरेक्टर जो जीन पे प्रभाव डालते हैं, जो अगली पीढ़ी में जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? इवोल्यूशन कहते हैं या जैव विकास कहते हैं। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाले परिवर्तनों को हम जैव विकास कहते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाले, इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म है अनुवांशिक होने वाले, अनुवांशिक परिवर्तनों को हम जैव विकास कहते हैं। ठीक है, मतलब द चेंज विच अकर genetic structure of organism and it continues from one generation to other and next one, then we called as evolution, जैव विकास। ठीक है, इसको और डिफाइन कर सकते हैं कि it occur at genetic composition, जेनेटिक कंपोजिशन। हमने जीन्स के बारे में पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में कि जीन्स क्या होता है। जीन्स पे ही अगर इसका जो चेंज होगा, उसमें जो स्ट्रक्चर में परिवर्तन या किसी भी तरीके का चेंज होगा, वही अगली पीढ़ी में जाता है। क्योंकि जो जीन्स में आपके जो कैरेक्टर्स होते हैं, एक पीढ़ी के दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य किया जाता है। तो इसकी संरचना में अगर परिवर्तन होगा और वो निरंतर होता रहेगा, तो उसे हम जैव विकास कह सकते हैं। चेंज इन जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन एंड कंटिन्यू टू फर्दर मोर जनरेशन, देन वी कॉल्ड एज इवोल्यूशन। ठीक है, और जो डेवलपमेंट होता है वो एक ही पीढ़ी में होता है। कि जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसमें शुरुआत से ही डेवलपमेंट शुरू हो जाते हैं, उसका चाहे फिजिकल डेवलपमेंट हो, मेंटल डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो, और वो आके एक पीढ़ी तक समाप्त हो जाता है। कि आप किस तरह से बोलते हैं, आपका शरीर कैसे है, लंबे हैं, छोटे हैं, अगर ये चीज आपके कंटिन्यू रहे नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी, तो वहां पे हम उसको जैव विकास कहेंगे। क्योंकि डिफरेंस समझना जरूरी है, सब चीजों को जैव विकास नहीं कहा जा सकता। हम लोगों को कहा जाता है कि बंदर हमारे पूर्वज हैं, तो ये कहना गलत है। वो हमारी तरह दिखते थे लेकिन वो हमारे पूर्वज नहीं है। जस्ट रिजेंबल विथ ईच अदर, एक दूसरे से समानता है, लेकिन वो हमारे एंसेस्टर नहीं है, क्योंकि उनमें इवोल्यूशन नहीं हुआ है। क्योंकि वो अभी हैं, ऐसा नहीं है कि वो चले गए हैं, कि इवॉल्व कर गए हैं। ठीक है, तो वहां पे वो जैव विकास नहीं है। तो हमने देखा कि जैव विकास क्या होता है, जो अनुवांशिक परिवर्तन होते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, उन्हीं को हम जैव विकास कहते हैं। जो जीन की संरचना में परिवर्तन हो जाता है उसको हम जैव विकास कहते हैं। वही जीव आपका जैव विकास होता है जो चेंज कर देता है। ठीक है,
इस जैव विकास को समझने के लिए इसको और एक तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है। 3 नियम दिए गए हैं या सिद्धांत दिए गए हैं। तो पहला इसमें सूक्ष्म विकास का सिद्धांत, सूक्ष्म विकास का सिद्धांत या माइक्रो डेवलपमेंट या माइक्रो इवोल्यूशन। ठीक है, इसमें क्या है, इवोल्यूशन। इसमें यह बताया गया कि जब जीन में उत्परिवर्तन होता है, उत्परिवर्तन क्या चीज होता है कि जब सेल डिवीजन होता है तो उसमें किन्हीं ना किसी कारण से उसमें चेंज आ जाता है, उसके स्ट्रक्चर में, जीन के कंपोजिशन में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो कुछ भी चेंज हो जाता है। मान लीजिए ए था और यहाँ पे ए होना चाहिए लेकिन यहाँ पे बी हो गया, तो इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया और यहाँ पे वेरिएशन उत्पन्न हो गया, विभिन्नताएं उत्पन्न हो गई। विभिन्नताएं उत्पन्न होंगी, वही एक तरह का इवोल्यूशन करती हैं, जैव विकास करती हैं। ठीक है, तो फॉर द इवोल्यूशन वेरिएशन इज एसेंशियल। विभिन्नताएं बहुत आवश्यक है। अगर सेम रहेगा तो वो जैव विकास नहीं कहेंगे, अगर चेंज होता है तो नई पीढ़ी का विकास होता है, तो वही इवोल्यूशन कहलाता है। तो सूक्ष्म विकास का सिद्धांत। उसके बाद था आपका प्राकृतिक चयन। फिर आपका आता है, क्या आता है प्राकृतिक चयन के बाद, जाति उद्भव, कि नई जातियों का विकास किस तरह से होता है। ठीक, तो इस तरह से ये 3 फैक्ट है या इसको सिद्धांत मान लीजिए कि हम समझ सकते हैं कि जैव विकास को समझने के लिए इनका एज एग्जाम्पल प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम सूक्ष्म विकास सिद्धांत को लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं इसमें कि कीटों का एक समूह है जिसमें हर डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट कलर के इंसेक्ट पाए जाते हैं। वे आपके नीले रंग के भी होते हैं, नीले हैं, पीले हैं, ठीक है, आपके काले हैं, इनका कलर होता है ये। ठीक, जैसे उत्परिवर्तन के फलस्वरूप क्या होता है, ये जो पृथ्वी के कलर के आकार का है, तो पृथ्वी कलर हम ले लेते हैं कि एनवायरमेंट के हिसाब से कि ये हरी भरी, अगर हरे और भूरे कलर में आ जाते हैं ये कीट, आपके नीले रंग के जो कीट हैं वो हरे, हम केवल नीले रंग के कीट की बात करें, हरे रंग में आ जाएंगे और भूरे कलर में आ जाएंगे, तो इनके सर्वाइवल की क्षमता ज्यादा हो जाएगी। ये अन्य कीटों की अपेक्षा ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो नीले रंग के कीट समाप्त हो जाएंगे और आपके नई जाति का विकास हो जाएगा। तो इस तरह से आपका उत्परिवर्तन हुआ, चेंज हुआ, जिससे वो अडॉप्ट हो गए और न्यू इंसेक्ट डेवलप कर गए। तो ये आपका सूक्ष्म विकास का सिद्धांत हो गया कि इस तरह से उत्परिवर्तन हुआ, किस तरह से प्राकृतिक दशाएं चेंज हुई, फिर ये एक तरह से नीले रंग के कीट खत्म हो गए और फिर हरे रंग के कीट डेवलप रहे। तो इसे हम सूक्ष्म विकास का सिद्धांत कहते हैं। फिर हम नेक्स्ट ले लेते हैं प्राकृतिक चयन। प्राकृतिक चयन की जो थ्योरी है, जो आपका इन्वायरमेंट है, वो एक तरह का बहुत बड़ा फैक्टर काम करता है सिलेक्शन में। जो इंडिविजुअल एटमॉस्फेयर में अडॉप्ट कर जाता है तो वही सरवाइव करता है। ठीक है, तो इसको यहां पे लेने के लिए हम कीटों का ही एग्जांपल लेते हैं। जैसे बहुत से कीट हैं, ठीक, बहुत ज्यादा संख्या में है, और एक मान लीजिए हाथी आया और उसे मतलब खराब करके चला गया, तो उस पे पैर रखे कर चला गया, तो उसे खराब कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। तो जो कीट बचे, मतलब जो भी कंडीशन रही, तो ये नेचुरली कंडीशन तो है, चाहे एलिफेंट आया या नहीं आया या कुछ और कंडीशन हो गई, फिजिकल रिसोर्सेस के थ्रू हो गया, कुछ और परिवर्तन हो गए, तो प्रकृति द्वारा बचे हुए कीटों का चयन किया गया और वही
सरवाइव करें। तो ये भी जब हम पढ़ेंगे तो जैव विकास के कई सिद्धांत हैं, तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से प्रकृति द्वारा कौन कौन से सिद्धांत होते हैं जो जैव विकास में प्रयोग किया जाता है। फिर आपका आता है जाति उद्भव। जाति उद्भव का मतलब होता है कि नई जातियों का विकास कैसे होता है। जो आपका एक जाति होती है उसमें जो उत्परिवर्तन उस सीमा तक हो जाता है कि वे अपनी वास्तविक जाति से इंटरब्रीड ना कर पाए, प्रजनन नहीं कर पाते, तो एक नई जाति का विकास हो जाता है और इसी को हम जाति उद्भव या स्पेशिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से नई जाति का विकास होता है। किन्हीं ना किसी कारण से अगर उनमें म्यूटेशन हो गया उनके जेनेटिक स्ट्रक्चर में और वे आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पाते, तो अपनी वो प्रीवियस स्पीसीज से डिफर कर जाते हैं। अब यहाँ पे एक बार बार टर्म आ रहा है जाति। व्हाट इज स्पीसीज? ठीक है, स्पीसीज क्या होता है? स्पीसीज ये होता है कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म या स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ability to interbreed with each other. Group of organism ability to interbreed with each other. ठीक है, तो इस तरह से जैव विकास आगे धीरे धीरे प्रोसीड होता है। तो ये 3 फैक्ट हैं जो, या इसको प्रिंसिपल मान लीजिए कि इस तरह से ये एग्जाम्पल है। अगर हम इसमें जाति उद्भव में एक कीटों का एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि दो पॉइंट में हमने कीटों का ले, तो इसमें ले लेते हैं कि जैसे कीट है आपका, किसी न किसी रीजन से जो कीट हैं वो अलग हो जाते हैं। आपके कोई पहाड़ बन जाता है या नदी बन जाती है जिससे ये सालों साल अलग रहते हैं। बहुत सालों बाद अगर वे मिलते हैं तो फिर उनमें इंटरब्रीड नहीं हो पाता है, जिससे नई जाति का विकास हो जाता है। ठीक है, मतलब अगर हम कभी आ जाता है एग्जाम में कि जाति उद्भव क्या होता है, तो उत्परिवर्तन के फलस्वरूप जो वास्तविक जातियां होता हैं जब आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पाती हैं, तो वहां पे नई जाति का विकास होता है, जिसे हम स्पेशिएशन या जाति उद्भव कहते हैं। क्लियर हुआ? ये इवोल्यूशन को थोड़ा कंसेप्ट अगर इसको बना के पढ़ेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, तभी क्लियर हो पाएगा। अब हम देख लेते हैं कि जैव विकास के सिद्धांत क्या क्या है। अलग अलग साइंटिस्टों ने अपने अकॉर्डिंग कई प्रिंसिपल दिए इवोल्यूशन से रिलेटेड। जैव विकास के सिद्धांत, ठीक है, या प्रिंसिपल ऑफ इवोल्यूशन। ठीक, इसमें जो पहला प्रिंसिपल दिया गया था उसे हम कहते हैं लैमार्कवाद, लैमार्किज्म। इनका एक था कि जिन अंगों का प्रयोग हम ज्यादा करते हैं उन अंगों का विकास ज्यादा होता है और वही अगली पीढ़ी में वंशानुगत होते हैं। लेकिन ये है नहीं फैक्ट। हम जानते हैं कि जो कैरेक्टर जीन पे इफेक्ट करेंगे वही अगली पीढ़ी में जाएंगे। ठीक है, तो ये एक तरह से निगलेक्ट हो गया। मेन इनका यही था, उपार्जित लक्षण की वंशागति, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। ठीक है, फिर एक साइंटिस्ट थे डार्विन, और उनके जो सिद्धांत है उसको कहते हैं डार्विनवाद या डार्विनिज्म। इन्होंने योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत दिया, जो कहीं ना कहीं जैव विकास को फॉलो करता है, पूरी तरीके से नहीं करता, क्योंकि जो इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन को भी दिया, प्राकृतिक चयन,
प्राकृतिक चयन द्वारा जिन जीवों का चयन किया जाता है वही सरवाइव करते हैं और वही अगली पीढ़ी में जाते हैं। तो जो कैरेक्टर इफेक्ट करेंगे वही अगली पीढ़ी में जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आया एक उत्परिवर्तनवाद, या इसको न्यू डार्विनिज्म भी बोलते हैं। इस प्रिंसिपल ने कहा कि कोई भी चेंज, द चेंज विच अकर at genetic level and creates variation, and this variation goes to one generation to other, तो ये आपका क्या होगा, यही इवोल्यूशन होगा। तो म्यूटेशन जो होता है किसी ना किसी रीजन से अगर जीन के स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है तो वहां पे नई जाति का विकास हो जाना शुरू हो जाता है और वही आपका इवोल्यूशन कहलाता है। तो जनरली आपके लैमार्कवाद, डार्विनवाद और उत्परिवर्तनवाद होते हैं, ठीक है। उत्परिवर्तनवाद में कह सकते हैं कि इसमें कई तरीके की चीजें होती हैं कि अगर जैसे हम जानते हैं कि क्रोमोसोम में जीन होता है, ठीक है, जीन में उत्परिवर्तन हुआ, जीन म्यूटेशन, जेनेटिक म्यूटेशन, ठीक है। फिर उत्परिवर्तन हुआ तो उसके बाद क्या होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है जो नए जीन्स होते हैं या नए एलील्स होते हैं वो आपस में जुड़ के नया जेनेटिक स्ट्रक्चर बना देते हैं, तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो गया जिससे क्रोमोसोम की संरचना और उसकी संख्या में परिवर्तन हो जाता है, चेंज इन स्ट्रक्चर एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक। फिर लास्ट है आपका आइसोलेशन, पृथक्करण हो जाता है। जब इतने चेंज हो गए तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ऑर्गेनिज्म या वो स्पीसीज अपनी वास्तविक स्पीसीज से डिफर कर जाएगी और वहां पे नई जाति का उद्भव हो जाएगा, वहां पे इवोल्यूशन हो जाएगा, ठीक। क्लियर हुआ कि नहीं? थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करने की इसमें है कि कैसे इवोल्यूशन हुआ। हम जानते हैं कि जो जीव होते हैं, जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है, जीव की उत्पत्ति कैसे हुई, तो कहा जाता है कि ये जो एक साइंटिस्ट थे ओपेरिन ने, उन्होंने अपने प्रिंसिपल दिया केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ में। उन्होंने बताया कि जो जीवों का विकास है वो कहाँ पे हुआ, समुद्र के जल में हुआ, ओशियन वाटर में हुआ, क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेरिक कंडीशन से और कहीं पे डेवलपमेंट नहीं हो सकता प्रिमिटिव जीव का। तो उन्होंने ये माना, ये कहा कि वहां पे ऐसी कंडीशन थी, ऐसा एटमॉस्फेयर था, ऑक्सीजन नहीं थी, हाइड्रोजन था, मीथेन था, टेम्परेचर हाई था, तो ये सब कंडीशन मिलके वहां पे प्रिमिटिव जीव का निर्माण किया गया, ठीक है। तो जल में ही आपके जीवों की उत्पत्ति संभव हुई, तो वहां से ओरिजिन ऑफ लाइफ का स्टार्ट हुआ। तो धीरे धीरे करके फिर डेवलपमेंट होता गया, इवोल्यूशन होता गया और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का निर्माण हुआ। तो इस तरह से ये जैव विकास के सिद्धांत हो गए, लैमार्कवाद, डार्विन और उत्परिवर्तन। इसमें जेनेटिक म्यूटेशन हो गया, जीन स्ट्रक्चर हो गया, और हम कहते हैं कि जैसे आप इवोल्यूशन को एक तरह से समझ लीजिए जैसे किसी पेड़ की शाखाएं जो होती हैं, ये निकल गई, ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये शाखा और ये शाखा एक दूसरे से अलग है, ये एक दूसरे से नहीं निकल रही हैं, ये स्पीसीज अलग है, ये स्पीसीज अलग है, ठीक है। तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये इससे निकल रही है, इससे निकल रही है। तो इवोल्यूशन भी है, उसके केवल एक ही एंसेस्टर है जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर रहा है, तो ये इससे रिजेंबल नहीं करता। तो जो हमारा इवोल्यूशन कहते हैं कि बंदर चिंपैंजी से हुआ है, तो नहीं, तो ये डिफरेंट है, हम लोग से मिलते हैं लेकिन वो हमारे एंसेस्टर नहीं कहे जाते हैं।
ठीक है, तो आज हम लोगों ने देखा कि जैव विकास क्या होता है, किस तरह से चेंज होते हैं, तो उन्हें हम जैव विकास कहते हैं। जो जेनेटिक चेंज होगा वही जैव विकास कहलाता है। जो जीन के स्ट्रक्चर में चेंज हो गया, फिर जिससे वेरिएशन या विभिन्नता उत्पन्न हो गई। कैसे विभिन्नता उत्पन्न हो, जैसे अब सेल डिवीजन में जो मियोसिस की स्टेज होती है, मान लीजिए क्रोमोसोम है, इसमें क्या होता है, जब ए यहां पे है और बी यहां पे है, ठीक है, ये दोनों पार्ट जब मिक्स होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये ए बी और ए बी, तो एक नया स्पीसीज बन जाएगा। तो उसमें जो जेनेटिक कंपोजिशन है वो नया बन जाएगा, चेंज हो जाएगा उसके जेनेटिक कंपोजिशन में। तो इस तरह से नई स्पीसीज का डेवलपमेंट हो जाता है। स्पीसीज हमने बताया क्या होता है, जाति क्या होती है कि ग्रुप ऑफ सेल हैव द कैपेसिटी टू इंटरब्रीड विथ ईच अदर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने जैव विकास को देखा कि क्या होता है जैव विकास, इवोल्यूशन क्या है और विकास में क्या डिफरेंस है। ओके बच्चों, थैंक यू।